हम स्टार्ट लेते हैं, लिखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, बिल्कुल साइलेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। इजी चीज है, बस पॉइंट ऑफ व्यू मेरा जो है वो सारा कुछ अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। चलो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको। तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सब पहले हम देख चुके हैं। जैसे मान लो मैंने कहा A है 1 2 3 और B है कोई सेट x, y, है ना। तो अगर आप A क्रॉस B लिखते हो तो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होता है। उस ऑर्डर्ड पेयर में लेफ्ट साइड A का एलिमेंट होगा, राइट साइड B का एलिमेंट होगा। तो क्या बोलोगे, कलेक्शन किसका किसका, 1, x 1, y 2, x 2, y और 3, x 3, y, ठीक है। और यहीं अगर हम B क्रॉस A करें तो B क्रॉस A हो जाएगा x1, x2, x3, y1, y2 एंड y3, ठीक है। अब यहां से इजीली हमें एक बात फील हो रही है कि कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज m और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज p, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज p, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या फील हो रहा है, MP हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हो जाएगा MP। इनफैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A पूछा, वो भी MP हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन है, लेट NA equals to 7, NB equals to 8 और NA intersection B equals to 4, है ना। then find इसमें फर्स्ट आ रहा है N A यूनियन B, ये तो बहुत ही एवरेज है। क्या होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8 माइनस 4, 11 हो गया। सेकेंड मैंने कहा NA इंटरसेक्शन B, ये भी बहुत ही सिंपल है ना। ये आ जाएगा सिंपल NA इंटू NB। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 7 इंटू 8 यानी कि 56। थर्ड मैंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A, ठीक है। अब एक बार को क्या करो, B क्रॉस A को एक सिंगल सेट ट्रीट करो, नहीं तो आप अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकते हो, NB क्रॉस A इंटू NA। और फिर उसके अगले स्टेप में NB क्रॉस A को क्या लिख सकते हो, NB इंटू NA इंटू N, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, 56 इंटू 7, जो भी आ जाए, 56 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 392, ठीक है। फिर फोर्थ है, अब थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बना रहा है, NA क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, NA क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। अब ये बड़ा मज़ेदार सा सिचुएशन है।
रुको, अब इसको समझते हैं सबसे पहले। तो देखो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं? 4, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, ए में एलिमेंट्स ले लेता हूँ A1, A2, A3 और B1, B2, B3, B4, बात ठीक है। और B में एलिमेंट्स हैं अपने 8, जिसमें से कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं 4। तो मैंने वो कॉमन वाले एलिमेंट्स यहाँ रख दिए, B1, B2, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, ठीक है। अब ज़रा A क्रॉस B को ऑब्जर्व करो, ठीक है ना। तो A क्रॉस B को जब ऑब्जर्व करोगे तो देखो हुआ क्या, देखो ये पार्ट जब इससे भिड़ेगा यहां तक से, बोलो ठीक है ना। तो ये पार्ट जब इससे भिड़ेगा तो क्या होगा? A1 B1, A2 B2, A3 B3, है ना। अरे सॉरी, अरे हाँ, अरे रुको ना, मैं कुछ और लिखना चाह रहा था। A1 B1 फिर A1 B2 से लेकर A1 B4, ठीक है। फिर A2 B1 से लेकर A2 B4 और फिर A3 B1 से लेकर A3 B4, ठीक है, ऐसा। और इसके साथ फिर आ जाएगा क्या? B1 B1, ठीक है ना, B1 B2, ऐसे ही आप सोचो तो सारा होते B4 B4। बोलो हाउ मेनी एलिमेंट्स इसमें? 16, 4 भीड़े। कितने लोग बात समझ चुके हो? बढ़िया, है ना। और उसके साथ फिर इधर क्या आ जाएगा अपने पास? तो क्या B1 C1 से होता लास्ट कौन सा? B4 C4, है ना। और ऐसे ही जब आप B क्रॉस A को फील करोगे तो क्या हुआ? B क्रॉस A को फील करोगे तो B1 A1, इनको उससे भिड़ा रहे हैं, ठीक है ना, से होता क्या? B4 A3, बोलो है ना। फिर यहां से फिर वही क्या? B1 B1, B1 B2 से होता B4 B4। अगर देखा जाए तो फिर से यहां पर वो 16, और इसके साथ फिर अलग से कौन सा हो जाएगा? C1 का A1 के साथ। तो C1 A1 से लेकर क्या जाएगा? C4 A3। बात समझ रहे हैं? तो आपको इजीली दिखा कि ये जो रेड पार्ट है यही तो इसका कॉमन पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ तो एक फॉर्मूला बन गया फिर। तो अगर आप इस सिनेरियो को समझ गए तो बेसिकली जितने कॉमन थे वही आपस में भिड़ेंगे। 4 था तो आंसर क्या हो गया? 16। 5 होता तो क्या होता? 25, है ना। तो यहाँ पर हमें 4th का जो आंसर दिखा वो क्या दिखा? 16, ठीक है। अब यहीं पे इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है तो मैंने 5th में पूछ दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस A। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस A। ये तो फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। तो A क्रॉस B तो अभी जस्ट हमने काउंट किया 56, B क्रॉस A भी काउंट किया 56, और इनमें से कॉमन क्या? 16, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन था जिसके थ्रू एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो अपनी क्रॉस प्रोडक्ट की या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की हो गई, ठीक है। अब सुनो,
अब यहां से क्यों कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हमने स्टार्ट लिया, उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तब देखो यहां पर रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। पहले से कौन क्या जान रहा है एक बार को बिल्कुल जीरो कर देना, ठीक है ना। क्लैरिटी जरूरी है, फिर ये टॉपिक इजी है, नहीं तो परेशान करता रहेगा, ठीक है। तो जैसे सोचो रिलेशन सुन के फील क्या होना चाहिए, एक बार सुनो, एक मिनट। रिलेशन सुन के फील क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो दो सेट मान लो, ए और बी नॉन एम्प्टी होने चाहिए। सब लिखेंगे अभी, एक बार सुनो, एक मिनट। दो सेट ए और बी दोनों होने चाहिए नॉन एम्प्टी, ठीक है। दोनों का क्रॉस हो गया, माइंड में ले आओ ए क्रॉस बी, कोई भी दो सेट के लिए, ठीक है। अब वो जो ए क्रॉस बी सेट आपको फील हो रहा है, कैसा सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर्स, जिसमें स्टार्ट में ए का एलिमेंट होगा, बाद में बी का एलिमेंट होगा। तो ये जो आप ए क्रॉस बी जो सेट फील कर पा रहे हो, इस, अरे कहां देख रहा है, ये जो ए क्रॉस बी सेट आप फील कर पा रहे हो, इस सेट का कोई भी सबसेट, सबसेट की अंडरस्टैंडिंग है सबको, इस सेट का कोई भी सबसेट को हम कहेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, समझ गए। तो जैसे ही सुनते हो कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो उसका मैथमेटिकल मैनिपुलेशन माइंड में क्या आएगा, अच्छा इसका मतलब आर एक सेट है जो कि ए क्रॉस बी का सबसेट है। बोलो अब किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। तो मान लो एक सेट है ए जिसमें 4 एलिमेंट्स है, एक सेट है बी जिसमें 5 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में हो गए 20 एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने पॉसिबल हुए, 2 की पावर 20। मतलब ये जो ए में 4 एलिमेंट है और बी में 5 एलिमेंट है, इन दो सेट के बीच कितने अलग अलग रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 20, है ना। तो वो कोई भी एक सबसेट आप ले लो, उसको आप कहोगे आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो अब पहले तो माइंड में एकदम क्लैरिटी लाओ, आर इज अ रिलेशन ऑफ फ्रॉम ए टू बी मीन्स आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक और मजेदार बात, ए क्रॉस बी का वहां एक सबसेट एम्प्टी सेट भी है और एक सबसेट सेट इटसेल्फ भी है। तो वो जो एम्प्टी सेट होता है उसको नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन भी कहते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। और वो जो कंप्लीट सेट है कौन, ए क्रॉस बी पूरा का पूरा, उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन भी कहते हैं। क्लैरिटी एकदम, ठीक है। तो अब यहां पे इस बात को लिखते हैं, लिखिए लेट A and B, let A and B be the two non-empty set, then any subset of A cross B is called, then any subset of A cross B is called a relation from A to B, a relation from A to B, है ना। अब ये जो लिखा हुआ है ना रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना, ये जो लिखा हुआ है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। अब इसके लिए हम एक नोटेशन भी यूज करते हैं, तो अब लिखो लेट आर ऐसा सबसेट ए क्रॉस बी, देन मतलब दिस या फिर देन आर इज अ रिलेशन, देन आर इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B, from A to B। तो ये जो वर्ड, ये जो लाइन है ना आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको ऐसे नोटेशन भी देते हैं आर ऐसे, ठीक है ना। तो अब के बाद कभी भी ऐसा लिखा हो तो इसको पढ़िएगा आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो इसका मतलब ज़रा सोचो कि मैं कहूँ कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये लिखा हुआ ऐसा, तो दिस विल इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड अपॉन क्या हो जाएगा, आर
इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फील तो इसका यही हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कहता हूं एक सेट है ए, एक सेट है बी। ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और बी में एलिमेंट है एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो आप कोई भी यहां एक मैपिंग ले लो, ठीक है। जैसे ये एक मैपिंग हो गई, पहले तो आप फील करो कि ऐसा कोई भी एक मैपिंग आपको ए क्रॉस बी का एक सबसेट दे रहा है। ये मैपिंग का मतलब समझते हो क्या? 1, x 3, x 3, y, है ना। तो अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है, मान लो ऐसा देख के और यहाँ r लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो r है ना, यहाँ पे जो r है इट इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। ऑब्वियस ही बात है r क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन। तो आप यहाँ r को क्या बोलोगे? r को बोलोगे कलेक्शन ऑफ 1, x 3, x, है ना, और 3, y, है ना। अच्छा, जैसे मान लो यहाँ के हिसाब से मैं ऐसा लिखता हूँ 1, x बिलोंग टू r, 1, x बिलोंग टू r, चलेगा कि नहीं? ऑब्वियस ही बात है। इस रिलेशन के कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 3। तो मैंने कहा 1, x बिलोंग टू r। या फिर इसी चीज को कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं 1 और r और x। तो इसको हम पढ़ते हैं 1 इज रिलेटेड टू x। इसको हम क्या पढ़ते हैं? 1 इज रिलेटेड टू x। ये सब हम देख रहे हैं क्वेश्चन में किस किस फॉर्मेट में चीजें दिखेंगी, ठीक है ना। तो 1 r x का मतलब हुआ 1 इज रिलेटेड टू x, या फिर 1, x बिलोंग टू r, ठीक है। अब देखो इस रिलेशन में जो a के एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, जो a के एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो कलेक्शन होगा उसका नाम पड़ा डोमेन। लास्ट रो ध्यान दो, क्या देख रहा है? तो बताओ a के कौन कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 और 3। तो हम बोलेंगे 1, 3, ठीक है ना। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है रेंज का, ठीक है ना। तो रेंज का है रिलेशन में b के जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम कहेंगे कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? x, y। और जो कंप्लीट सेट b है उसको हम कहते हैं कोडोमेन। कंप्लीट सेट b को हम कहते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन यहां पर हो गया क्या? x, y, z, ठीक है ना। अब यहां से देखो एक और अंडरस्टैंडिंग बनी कि बात नहीं, लेट एन ए इक्वल्स टू एम और एन बी इक्वल्स टू पी, है ना, एंड आर ए टू बी, आर ए टू, अरे मत करो बात, आर ए टू बी, ठीक है ना। तो अगर आपको ये सोचने कहा जाए कि कितने अलग अलग रिलेशन आर यहां पॉसिबल है, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले सबसेट देखते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखो, तो यहां से अभी हमने क्या मैनिपुलेट करा था, चलो एक बार को वापस कर लेते हैं। जैसे एन ए क्रॉस बी क्या होगा अपने पास? एन ए क्रॉस बी होगा अपने पास एम पी। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? 2 raised to the power n p, है ना। तो देयरफॉर टोटल रिलेशंस आर पॉसिबल, देयरफॉर टोटल रिलेशंस आर पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आर पॉसिबल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 raised to the power n p। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है? लेट एन ए एम, एन बी पी एंड आर ए टू बी, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस आर
total number of possible relations r is equals to 2 raised to the power n। ठीक है, अब देखो यहां पे अब बात हो रही है आर ए टू ए, आर ए टू ए, है ना, या रुको, ठीक है, चलो आर ए टू ए, और मान लो कि हम ले लेते हैं कोई भी एक सेट ए, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, है ना। अब ये देख के पहली बात तो हमें माइंड में फील क्या हो रहा है कि भाई आर जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है, आर जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2 की पावर 3 यानी कि 8, है ना, अरे सॉरी 2 की पावर 9, ए क्रॉस ए तो हुआ ये ना, 2 की पावर 3 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 9, है ना। तो अब जरा सोचो कि ये जो हम कह रहे हैं आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो कितने सारे रिलेशंस पॉसिबल है, कितने, 2 की पावर 9 यानी कि 512। तो 512 अलग अलग रिलेशंस हम यहाँ सोच सकते हैं, 512 अलग अलग रिलेशंस हम यहाँ सोच सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बार को क्या करता हूँ, रुको इसको यहाँ नेक्स्ट पेज में खींच लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार को क्या करता हूँ, समझना ध्यान से, एक बार को ए क्रॉस ए लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ए क्रॉस ए जो मैं लिखता हूं उसमें मैंने करा एक तो 1 1 2 2 3 3, एक खास पैटर्न में लिख रहा हूं, ए क्रॉस बी, ठीक है ना, 1 1 2 2 3 3, और इसके साथ 1 2 2 1 1 3 3 1 और 2 3 3 2, है ना। इस एक एग्जाम्पल को देखते देखते हम सारी बातें समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के रिलेशन में, अब यहां इस टाइप के रिलेशन का मतलब हो गया सेट का इन्वॉल्वमेंट एक है। जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल्स में हाउ मेनी सेट्स वेर इन्वॉल्व, 2, ए एंड बी। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ओनली 1 सेट इज इन्वॉल्व, है ना। और जो रिलेट हो रहा है आर, वो अपने आप से, मतलब सेम सेट उसी सेट से रिलेट हो रहा है, ठीक है ना। तो जब आर, ध्यान दो, नोट से ज्यादा समझने पे फोकस करो, जब आर ए क्रॉस ए का सबसेट है ना, तो कई सारे डेफिनेशंस होते हैं, इन्हीं डेफिनेशंस की समझ डेवलप करनी। अब मान के चलना नेक्स्ट 10 मिनट डिसाइड करेगा कि हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, तो फोकस रहिएगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, नाम से ही दिख रहा होगा आपको, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा ए से ए है और 1 2 3 इधर, 1 2 इधर, 1 2 3 इधर, और कोई भी एक मैपिंग ले लो जिसको हम कह रहे हैं आर, ठीक है, कोई भी एक मैपिंग। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, ठीक है, 1 2, ठीक है ना, और 2 2, है ना, और 1 1 1 2 2 2 1 1,
ठीक है। अब इसका इन्वर्स की जब बात होगी तो वो भी ए टू ए होगा, है ना। बेसिकली इन्वर्स का मतलब डोमेन बन गया कोडोमेन, कोडोमेन बन गया डोमेन, ठीक है ना। तो मतलब कोडोमेन मत बोलो, डोमेन बन गया रेंज और रेंज बन गया डोमेन, है ना। तो यहां पर देखो क्या होगा, 1 2 3 1 2 3। अब देखो वहां अपना जो 1 मैप हो रहा था किससे हो रहा था, 1 से और 2 से, है ना। तो अब जब पलट के लिखोगे तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक सेट है अपना R, सुनना, एक सेट है अपना R जो कि कलेक्शन है 1,1, अरे 1,1 1,2 और 2,2 का, ठीक है ना। तो जब आप इसके R इनवर्स की बात करोगे, जिसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो जब आप इसके R इनवर्स की बात करोगे तो बस एलिमेंट्स को स्विच कर दो, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट वाले को स्विच करोगे तो फर्क ही नहीं पड़ा, 1,1 हुआ। सेकेंड वाले को स्विच करोगे तो क्या हो गया, 2,1, और थर्ड वाला हो गया, यहाँ भी फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो अगर हम R कह रहे हैं वैसा, तो जो R इनवर्स हम कहेंगे वो कैसा कहेंगे, 1 गया 1 पर, 1 गया 1 पर, ठीक है ना, 2 गया 1 पर और 2 गया 2 पर। बेसिकली जो ऐसे मैप हो रहा है वो रिवर्स डायरेक्शन में मैप हो जाए, तो इसको हम कहते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। लेकिन ये भी बात तभी होती है जब A to A, मतलब सारे डिस्कशन A to A में बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें सेकंड आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी मेन डेफिनेशंस पे गौर करना, ठीक है ना। आइडेंटिटी रिलेशन, इसको हम यूजुअली आई से डिनोट करते हैं, कई बार आई ए भी लिख देते हैं, लोअर सफिक्स में ए लिख दिया, मतलब ये बता रहे कहां से कहां जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आई का डेफिनेशन हुआ, सुना ध्यान से, कलेक्शन ऑफ ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग टू ए। कर्ली ब्रैकेट क्या डिनोट कर रहा है, कलेक्शन। देखो पढ़ते क्या है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, देखो कलेक्शन ऑफ ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग टू ए, ठीक है ना। तो अगर आपको ऊपर वाले एग्जाम के हिसाब ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से आपको अगर आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है ना, मतलब ए अपना क्या था 1 2 3, है ना। तो यहां पर जो आप आई लिखोगे या आई ए लिखोगे, वो क्या लिखोगे, कलेक्शन ऑफ 1 1 2 2 3 3, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए और हर एलिमेंट अपने आप से मैप होना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए और हर एलिमेंट अपने आप से मैप होना चाहिए। तो अब आप सोच के देखो, जो ऊपर अपने पॉसिबल रिलेशंस थे 2 की पावर 9, बहुत सारे, है ना, उसमें से कितने आइडेंटिटी रिलेशन आप निकाल पाओगे, केवल एक। 3 कहाँ, केवल एक, है ना। डेफिनेशन क्या है, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन देखो ना, कलेक्शन ऑफ ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग टू कैपिटल, है ना। तो इसका मतलब वो जो 2 की पावर 9 अलग अलग रिलेशंस दिख रहे हैं आपको, फोकस रहना, है ना, उनमें से एक ही रिलेशन होगा जो कि इस खाते में गया, जिसको हम बोल रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसलिए तो उसको आईए से डिनोट करते हैं, यूनिकनेस है इसलिए, ठीक है ना। अब मान लो किसी सेट में 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो उसका आईए क्या हो गया, 1 1 2 2 3 3 4 4, इनका कलेक्शन, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आ रहा है, बात नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है ए ए बिलोंग टू आर, मतलब ए कॉमा ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल
स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए। ठीक है, अब ये बताओ आप में से कितने लोगों को लग रहा है ये तो वही डेफिनेशन आ गया सर? हाँ, प्रीवियस वाला। कितने लोगों को लग रहा है कि प्रीवियस ही तो डेफिनेशन है? नहीं। अब देखो दोनों में फर्क है। प्रीवियस क्या कह रहा है? ओनली कलेक्शन ऑफ ए कॉमा ए। ये क्या कह रहा है कि सारे ए कॉमा ए होने चाहिए, बाकी पे इसने कुछ कमेंट नहीं करा। तो उतने तो होने ही चाहिए, उसके अलावा भी चलेगा, है ना। मतलब यहां पर हम एक रिलेशन आर अज्यूम करते हैं। जरा सोचो, वही अपना ए था सेट, ए अपना सेट है 1 2 3, है ना, और आर ए टू ए है ना। तो हम यहां पे आर अज्यूम करते हैं कुछ ऐसा 1 1 2 2 3 3। इतना तो होना ही पड़ेगा, मिनिमम 3 एलिमेंट्स तो हैं। इसके साथ अब आप यही ब्रैकेट, सुनो सुनो, देखो इधर, देखो इधर, इसके साथ आप यही ये ब्रैकेट बंद कर दो या इसके साथ कुछ एलिमेंट्स डालना शुरू करो, इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, जितने भी आएंगे सब के सब होंगे रिफ्लेक्सिव। समझ गए? तो दोनों में फर्क समझ आया। वहां यूनिकनेस है, रुक तो भी बात पूरी होने दे। वहां यूनिकनेस है, यहां पर मिनिमम क्राइटेरिया है कि ये 3 होने चाहिए। इसके बाद हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं है। तो देखो ना, दोनों डेफिनेशन अब वापस पढ़ो ना एक बार। फर्स्ट क्या कर रहा था? प्रॉपर कलेक्शन ऑफ ए कॉमा ए। सेकंड क्या कह रहा है? ए कॉमा ए होना चाहिए, बस इसका ख्याल रखो, है ना। तो अब जरा सोचो, दिमाग लगाना शुरू करते हैं कि जो प्रीवियस एग्जाम्पल, मतलब जो अपन ने सामने हेडिंग डाला है आर ए टू ए, और ए क्या लिया है 1 2 3, और टोटल पॉसिबल रिलेशंस कितने हैं 2 की पावर 9। तो अब जरा इस पर दिमाग खर्च करते हैं कि वो जो 512 अलग अलग रिलेशंस हैं, उनमें से कितने रिलेशंस आप रिफ्लेक्सिव के खाते में डाल सकते हो। ठीक है, तो अब जरा सुनना, अगर पूछा जाए कि कितने रिलेशंस आप रिफ्लेक्सिव के खाते में डाल सकते हो, तो देखो दिमाग में क्या आएगा कि इतने तो होने चाहिए, है ना, इतने तो होने चाहिए। रुको मैं यहां से पिक करता हूं, बात नहीं, बस फोकस रहना, एकदम सुपर कमांड आ जाएगा। देखो अब इसमें क्या है, अगर मैं बोलूं कि टोटल पॉसिबल रिलेशंस आर सच दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना, टोटल पॉसिबल रिलेशंस आर, टोटल पॉसिबल रिलेशंस आर ए टू ए अपना वही एग्जाम्पल है, सच दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखो अपने दिमाग में क्या आया कि इनके कौन कौन से एलिमेंट, तो क्या फील हुआ, इनका तो होना मस्ट है, बाकी सबके लिए चॉइस है। और कितने चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस है। सोच के देखो, क्यों? या तो आप उसको लोगे या छोड़ दोगे, है ना। तो जितने लोग थोड़ा सा भी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी जानते हैं, तो हर एलिमेंट के लिए 2 चॉइस पड़े, है ना। तो आपको टोटल पॉसिबल रिलेशंस कितने फील होंगे? सारे को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं? जब एंड का सेंस आता है। तो अपना रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब बन जाएगा? जब ये सारे काम एक साथ हो जाए, है ना। तो इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं आंसर क्या? आंसर हो जाएगा 2⁶, यानी कि 64। तो आइडेंटिटी रिलेशन तो यूनिक थे, है ना, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या फील हुआ? बहुत सारे। और कितने हैं? उन 512 में से जो 64 रिलेशंस हैं, 2000 क्या रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर देखो अब यहां से नेक्स्ट जो डेफिनेशन आएगा, थर्ड, सॉरी कौन सा हुआ? थर्ड, फोर्थ।
डेफिनेशन की बारीकी को समझ लीजिए, फिर फंसेंगे नहीं। अच्छा, किसी को यहां भी अनइजीनेस है कि सर ने 2 की पावर 6 कैसे लिख दिया, तो जिस दिन हम पीएनसी पढ़ेंगे वो अनइजीनेस खत्म है, ठीक है ना। या पीएनसी जब हम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे कितने लोग समझ पा रहे हैं इसको कंफर्टेबली? चलो ज़्यादातर लोग, बाकी लोग वरीड मत होना, जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही है ना, मतलब कि 3 है वो एक बार और वो देखो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या बोला, ए बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड अपॉन बी ए बिलोंग टू आर, ठीक है ना। अब अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं ए 1 2 3 सेम वाला और बोल रहे हैं आर ए टू ए है और आपके सामने एक रिलेशन रखा हुआ है, तो देखो एक एलिमेंट है 1,1, इसको पलट के देखो तो क्या आया 1,1। दूसरा एलिमेंट है 1,2, इसको पलट के देखो तो क्या आया, जो कि यहाँ मिसिंग है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये आर सिमेट्रिक है कि नहीं, तो हम क्या जवाब देंगे, सिमेट्रिक नहीं है। अब इसी में मैंने एक छोटा सा चेंज करा और 1,2 के साथ 2,1 भी डाल दिया, तो अब आपके सामने जो ये दिख रहा है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है ना। तो अब फिर पता है अपने दिमाग में एक बात चलने लग गई कि भाई ये जो ए क्रॉस ए है ना, इसका कौन कौन सा सबसेट इस खाते में डालेंगे, बोलो कौन कौन सा सबसेट इस खाते में डालेंगे, ये देखते हैं, है ना। तो अब देखो ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुना। देखो हमें ध्यान क्या रखना है कि हम सिमेट्रिक तभी कह पाएंगे जब 1,2 आया तो 2,1 भी आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये जोड़े में आएंगे, ये भी जोड़े में आएंगे और ये भी जोड़े में आएंगे, और बाकी ये 3 जो है ये फ्री है ना, आया ना आया। इनफैक्ट ये जोड़े भी फ्री है। जोड़े क्या कह रहे हैं कि भाई अगर याद, जोड़ा क्या कह रहा है कि याद अगर 1,2 को ले रहे हो तो फिर तो 2,1 को भी लेना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो छोड़ दो, नहीं समझे, या तो दोनों को छोड़ दो या दोनों को ले लो। और 1 1 2 2 3 3 क्या कह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर देखा जाए तो आपको यहां से इन सब के लिए 2-2 रास्ते दिख रहे हैं, यस और नो, लेंगे या छोड़ देंगे, सब के लिए 2-2 रास्ते दिख रहे हैं, है ना। तो वही अपना मान लो मैं बोलूं ए है 1 2 3, ए है 1 2 3 और आर है अपना ए टू ए, आर है ए टू ए। तो देन टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस आर, सिमेट्रिक रिलेशंस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2⁻6। देखो वंस अगेन आया 64 ही, वंस अगेन आया 64 ही, है ना। लेकिन पिछले क्वेश्चन का भी आंसर क्या था, 64 था। लेकिन क्या ये कॉमन है, नो, अलग अलग है, बोलो, ठीक है। अब देखो, तो अब अगर आप ये सोच लिए तो दिमाग लगाओ आप वो भी सोच लिए, मतलब दोनों को अगर एक साथ सोचने बोल दिया तो इजीली नहीं भाई, क्या होगा, दोनों को अगर एक साथ सोचने बोल दिया कि भाई रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो, है ना। तो सबसे पहली बात तो जो स्टार्ट वाले अंडरलाइंड है ये वाले, इनके लिए कोई चॉइस नहीं रहा, ये तो रहेगा ही, और बाकी के लिए जोड़े में चॉइस रहा, बोलो है ना, बाकी के लिए जोड़े में चॉइस रहा, क्या 2 की पावर 3। कितने लोग कॉन्फिडेंट? तो अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों बोल देता तो फिर 2 की पावर, यानी कि देखो चॉइसेस रिड्यूस होते जा रहे हैं, आ रही बात समझ, ठीक है ना। कहां तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी थी, 512, उससे हम अगर इन दोनों को एक साथ इंपोज कर दिए तो कितने पे पहुंच गए, 8। समझ रहे मेरी बात, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर 5वां आता है, ये कैलकुलेशन तो सबको समझ आ रहा है ना, कितने लोग कॉन्फिडेंट है, हाथ उठाओ, ठीक है, ज्यादातर लोग हैं। देखो अब इसके बाद ये सबसे ट्रिकी है ना, और सबसे ट्रिकी है, और समस्या क्या है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है ना।
तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको अच्छे से समझना, ठीक है। तो ये पांचवा हो जाएगा अपने पास, जिसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब देखो यहां पर डेफिनेशन पे मेन गौर करना, ठीक है ना। डेफिनेशन है ऐसे लिखो, इफ ए बी एंड बी सी belong to R, if A comma B and B comma C belong to R, implies A comma C belong to R। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सबसे पहली बात जो इसमें समझ में आनी चाहिए वो ये है, पहला मुद्दा ये है कि इस तरह का पेयर वहां एग्जिस्ट करे, इस तरह का। अरे बहस क्या हो रही है, सोच के देखो, क्या बहस क्या हो रही है कि ए क्रॉस बी का जब हम सबसेट लिखे तो इसके खाते में आएगा कि नहीं, है ना। कहां देखता है तो इसके खाते में आएगा कि नहीं, एक सबसेट यहां पड़ा हुआ है ना, तो वो इसके खाते में आएगा कि नहीं वो देखना है। तो वहां क्या देखना है सबसे पहले तो कि जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ए क्रॉस ए के सबसेट, उसमें ऐसे पेयर हैं भी कि नहीं, इस तरह के पेयर हैं भी कि नहीं, ठीक है ना। तो अब देखो अगर नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हुआ। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? क्योंकि चेक करने की फिर नौबत आएगी, है ना। या फिर कोई अकेला एलिमेंट है, वो भी अकेला है तब तो और ना चेक करना, ठीक है। रुक, हर केस में सेल्फ मैनिपुलेशन मत करो, पहले जो बोला उसको समझो ना। तो क्या कहा गया कि अगर जैसे मान लो मैंने एक लिया, वही अपना एग्जांपल वही चल रहा है ए वाला, कि ए है 1 2 3। अरे मत बात करो, सॉरी से कुछ फायदा थोड़े ना होता है, मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है, उससे नुकसान है। सारा फोकस मुझे यहाँ रखने दो। मतलब मेरे ड्रॉपर में पढ़ाना बहुत टफ होता है, ये सोच के कि सबको समझा ले, केवल पढ़ा के जाना है तो बहुत सिंपल है। देखो तो अब जैसे मान लो मैंने कहा आर केवल 1,2, ये हो गया ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखो, अब जैसे अब चलो मान लो अगर 4 एलिमेंट होते इसमें, 1 2 3 4 होता, तो अपने पास कई लल्लू चॉइस और अवेलेबल होते हैं कि भाई 1,2 और 3,4। तो यहां तो इस तरह का पेयर सेट होने की जरूरत है ही नहीं, समझ आए। एक ऑर्डर्ड पेयर लेता मैं 1,2, दूसरा लेता 3,4, वो क्या होता? ट्रांजिटिव होता, है ना। अब देखो यहां पर मैंने कहा 1,1 और के साथ 1,2 डाल दिया। अब देखो इस तरह का पेयर आ गया। अब मेन देखो पेयर के साथ क्या होता है, आपको सीधा भी चेक करना है, पलट के भी चेक करना है, क्योंकि एक सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो वो x, y लिखा हो या y, x लिखा हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो कई बार इसमें चूक होती है, ठीक है ना। जैसे हमने यहां क्या देखा, देखो कैसे कैसे चेक करेंगे, देखो ध्यान दो, ये 1 टैली किया, तो इन दोनों को उड़ा दो और नया ऑर्डर्ड पेयर बनाओ 1,2, जो कि इसमें है। और इतना ही नहीं, फिर आप इस सेट में इन एलिमेंट्स को पलट के देखो, 1 1 लिखा है, 1 2 लिखा था, अब उसको मैंने क्या लिख दिया, 1 2 और 1 1, और फिर देखो कि यहां वो कॉमन हो रहा है क्या, तो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये सारे टेस्ट जब ये पास कर गया तो फिर हम कहेंगे कि ये जो R है ये क्या है, आपके सामने जो एग्जाम्पल रखा हुआ है ये क्या है, ट्रांजिटिव है ना। ये जो है ये ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। अब जैसे चलो
यहां पर एक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट इसी एग्जाम्पल के रेफरेंस में लेते हैं कि आर है अपने पास, बात नहीं, 1 2 2 1 1 1 और कह रहा है आर इज ट्रांजिटिव, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, ट्रू है, बोलो 1 2 1 2 2 1 1 1, ये तो है, हाँ है ना। तो यहां चूक हुई, तुरंत गलत हो जाएगा क्या, तो 1 2 2 1 के साथ 1 1 तो है, लेकिन जब आप इसको पलट के ऑर्डर में लिखे क्या 1 1 और 1 2, ठीक है ना, देखो 2 1 और 2 1 और 1 2, 2 1 और 1 2, तो क्या हुआ जब आप इसको पलट के लिखे तो इटाली कर गया और 2, 2 इसमें नहीं है ना। तो अगर आपको इसमें चूक हो गई तो फिर आप फंस जाओगे, है ना। तो हम ये स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे। तो इसका मतलब पता है, एक, अरे ध्यान दो, एक आर जो लिखा है उसमें मान लो 3 एलिमेंट है, तो आपको चेक करना पड़ेगा 3 बार, है ना, 3 बार सीधा और वही 3 उल्टा। तो कायदे से कितने हो गए, 6 एलिमेंट, 4 हो गए तो 4c2, जितना दो का कॉम्बिनेशन बना। तो एलिमेंट 4 हो गए तो 4c2, यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 6, वो भी 6 सीधा 6। अच्छा, एक बार को हमें लगता है इतना तो कैसे होगा, बट क्वेश्चन जब फ्रेम होता है तो इसका ख्याल रखा जाता है कि आप उसको सोच पाओ, और इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है, तो आपको सोचना ऐसे ही पड़ेगा, वो तो करते करते आ जाता है। कुछ बोलना चाह रहे, बोलो, ठीक है। अब देखो यहां से, अब ये बात तो समझ आ गई सबको, क्या क्या देखना है, कोई अकेला है तो ऑब्वियसली ट्रांजिटिव, है ना, इस तरह का पेयर नहीं बन रहा तो भी ट्रांजिटिव। कैसा पेयर, जिसमें ए बी बी सी जैसा टाइप हो, अगर नहीं बन रहा तो भी ट्रांजिटिव, बन रहा है तो चेक करना है। और एक बार बन गया तो ये डिसीजन कब तक फाइनलाइज होगा, जब हम सारे चेक कर लें। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको दिखेगा कि जितने एलिमेंट्स बड़े होते जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उतना ही ये फिर कैलकुलेटिव होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप देखो उन 512 रिलेशंस में से हम जब पिछला दोनों को इंपोज कर दिए कि भाई रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हो, तो रिड्यूस होके कितने आ गए थे, 8 ही आ गए थे, है ना। तो अगर उन 8 में भी अगर इसको भी घुसा दें कि ट्रांजिटिव भी हो तो और कम हो जाए, है ना। तो अब यही चीज अब आएगा इक्विवेलेंस में, तो आपको इक्विवेलेंस काउंट करने कहता है। तो अभी स्टार्ट में तो हम सोच सोच के काउंट कर रहे हैं, जब मैं एंड करूंगा तो वहां प्रॉपर आपको एक फॉर्मूला भी दूंगा जिससे आप इक्विवेलेंस रिलेशंस को काउंट कर पाओ, ठीक है ना। तो अभी यहां लिखिए एक चीज, लेट आर ए टू ए, है ना। अब इफ आर, बात नहीं, if R is reflexive, symmetric and transitive, reflexive, symmetric and transitive, then we say that R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. Equivalence relation on the set A. Equivalence relation on the set A. ठीक है। तो अब जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं
आप जब PYQ करोगे तो वो इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस के आसपास, ठीक है ना। तो अच्छा देखो, दो और चीज़ें हैं, हालांकि यूज नहीं होती, बट एक बार को जानने में कोई नुकसान नहीं है, जस्ट डेफिनेशन जान रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज नहीं होती, लिखना। नेक्स्ट है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। तो लिखिए, अ रिलेशन आर ऑन the set A is said to be antisymmetric if A comma B belong to R and B comma A belong to R implies A equals to B। मतलब कुछ फील हुआ? मतलब A B B A दोनों है तो ये एक ही सूरत में रह सकता है जब वो दोनों आपस में बराबर हो जाए। मतलब पता है इसमें 1 1 2 2 3 3 तो आ सकता है, 1 1 2 2 3 3 तो आ सकता है, लेकिन अगर 1 2 आ गया तो 2 1 नहीं आएगा, बोलो ना। 1 3 आ गया तो 3 1 नहीं आएगा, 2 3 आ गया तो 3 2 नहीं आएगा। क्लैरिटी आई? हाँ, 1 1 2 2 3 3 से इसको कोई एतराज नहीं है, क्योंकि ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर A B B A दोनों है तो ये एक ही सूरत में रह सकता है जब A और B आपस में बराबर। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक का जस्ट उल्टा हुआ? नो नो, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 है, जस्ट उल्टा कैसे हुआ? ठीक है ना। फिर देखो, इसके बाद एक और इसमें लास्ट डेफिनेशन है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है ना। अ रिलेशन, बात नहीं, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी a partial order relation, a partial order relation on the set A if it is reflexive comma antisymmetric and ट्रांजिटिव। ठीक है, क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, लेट R इक्वल्स टू 3 3 5 5, बात नहीं, 9 9 12 12, फिर 5 12 3 9 3 12 और 3 5, यहाँ बंद कर दिया। ठीक है ना। अब कह रहा है लेट R बी अ रिलेशन on the set A equals to 3 5, बात नहीं, 3 5 9 12, then R is, और अब मेनली जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसमें हमें 3 बातों पे कमेंट करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं,
सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो देखो, हमें इन तीन बातों पे गौर करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, मत करो बात, कुछ लोग कर रहे हैं बात, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पे आते हैं, तो 3 3 5 5 9 9 12 12, जैसे ये चारों आ गए तो रिफ्लेक्सिव ओके। ठीक है, फिर देखो रिफ्लेक्सिव अपना हो गया ओके। फिर देखो यहां 5 12 है लेकिन कहीं 12 5 नहीं है, तो इसी समय सिमेट्रिक का ये खत्म हुआ, सर्च खत्म हुआ, क्या बोलेंगे, नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, सुनो, तो जरा सोच के देखो, ये चारों हमें दिक्कत नहीं करेंगे, ये सुनो, तो अब आगे दिमाग खर्च करते हैं। ठीक है ना, तो अब जरा देखो यहां पर, अच्छा ये चारों क्यों नहीं दिक्कत करेंगे, जरा सोचो एक बार अच्छे सोचना। जैसे देखो 5 5 टैली किया, बोलो, थोड़ा फोकस्ड रहो, ये और ये टैली किया, तो हमें क्या देखना है, 5 12 है कि नहीं, तो है। आ रही बात समझ में? तो ये जो सेम वाले हैं वो हमें परेशान नहीं करेंगे। तो आगे हम देखते हैं फर्दर पेयर्स बन रहे हैं क्या। ठीक है ना, तो जरा देखना, बारी बारी से सोचते हैं। यहां देखो, सीधा उल्टा, सीधा भी देखो उल्टा भी देखो, बना क्या, बनेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 4 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, बोलो। ठीक है, फिर देखते हैं इसको सीधा उल्टा। ठीक है ना, तो 5 12 3 12 3 12 5 12 नहीं बना। ठीक है, फिर उसके साथ देखो कैसे, एकदम सीक्वेंस में सोचा करो, ये सोच लिया, ये सोच लिया, अब ये सोचते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो यहां पर 5 12 3 5 अभी नहीं है, लेकिन 3 5 5 12, तो 3 12 जो कि है, बोलो। ठीक है, अब जब सोच लिया तो अब यहां से सोचना शुरू करो इनको, है ना, तो बोलो 3 9 3 12 नहीं है, 3 12 3 9 नहीं है, बोलो ना। ठीक है, और फिर 3 इसके साथ सोच लिया, अब इसके साथ सोचते हैं, तो 3 9 3 5 नहीं है, और 3 5 3 9 नहीं है, बोलो। अब बचा क्या, जस्ट लास्ट 2 है कि नहीं, तो 3 12 3 5 नहीं है, 3 5 3 12 नहीं है ना। इसका मतलब हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे सर रेड वाले के साथ भिड़ा भिड़ा के क्यों नहीं देखा, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि पलटोगे तो वापस वही चीज आ जाएगी। आ रही बात क्या समझ में, बोलो ना। जैसे चलो और सोचो, जैसे मान लो मैं 12 12 और 3 12 सोचता हूं, तो 12 12 3 12 नहीं है, लेकिन 3 12 12 12 है, तो 12 हट्टे पर 3 12 ही तो आएगा। कितने लोग कॉन्फिडेंट, तो उतना भी टफ नहीं जितना हम सोच रहे हैं, सीधा उल्टा सीधा उल्टा। ठीक है ना, तो हमें फिर क्या फील हुआ, ट्रांजिटिव के लिए ओके। हाँ हाँ, बात नहीं, ठीक है। चलो, तो फिर फाइनल अपना क्या ओपिनियन रहा इसमें, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ना, और हाँ बोलो बोलो बोलो, चलो फोकस फोकस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मत बात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट A equals to 1 2 3 4 up to 10 और B equals to 0 1 2 3 4। ठीक है ना, find the number of elements
in the relation find the number of elements in the relation r equals to, देखो ऐसा जैसे ही लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट और ऑर्डर्ड पेयर ए बी, तो इसको पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी, ठीक है ना, बिलोंग टू, अरे बात नहीं, रुको एक सेकंड, बिलोंग टू ए क्रॉस बी, अरे क्यों बात कर रहे हो, बिलोंग टू ए क्रॉस बी सच दैट, अरे सॉरी, बिलोंग टू ए क्रॉस ए सच दैट 2a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3a माइनस बी बिलोंग टू सेट बी, ठीक है ना। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन दिस इज इक्वल टू, अब रुको, पहले रुको, देखो हम बात तो कर रहे थे क्या कि इस तरह के रिलेशंस आएंगे और उस पर कमेंट करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, है ना। अब इसमें देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ लोग केयरलेस हो, आई कांटेक्ट में रहो, मतलब यहां सामने देखते रहो, देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेशन में। एक तो आपको बता दिया कि उस रिलेशन के एलिमेंट्स कौन कौन है, और एक होता है आपको पहले एलिमेंट्स पहचानना होता है। इनफैक्ट तीन तरीके से होता है, एक तो बता दिया कौन कौन है, एक होता है पहचानना होता है, और एक एंडलेस चीजें। भाई कोई सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी तो हो सकते हैं ना, उस तरह की चीजें भी आएंगी, ठीक है ना। तो ये देखो यहां दूसरी बात हो रही है कि जब ऐसा पूछा, अभी हम वो क्वेश्चन भी आगे करेंगे, बट हम पहले एक बार को इसको क्रैक करना चाह रहे हैं कि इस तरह के लैंग्वेज हमें क्या कह रहे हैं। तो रुको, सबसे पहले तो ये क्रैक होगा कि इससे क्या क्रैक हुआ कि इसका मतलब आर इज अ रिलेशन ऑन ए, जो आर है अपना वो रिलेशन ऑन ए है, ठीक है ना, क्योंकि ए कॉमा बी किसका एलिमेंट ले रहे हो, ए क्रॉस ए का, तो हियर आर इज अ रिलेशन ऑन ए। पहले तो ये क्लैरिटी आ गई। जैसे ही आर इज अ रिलेशन ऑन ए, तो दिमाग में ए क्रॉस ए चलने लगा, 100 एलिमेंट्स, यस और नो, दिमाग में ए क्रॉस ए चलने लगा 100 एलिमेंट्स। अब क्या बहस हो रही है कि उस 100 एलिमेंट्स में से कौन कौन से एलिमेंट्स आर के अंदर आएंगे, है ना। तो उसके लिए क्राइटेरिया यहां दे रखा है कि वही ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी आप आर के अंदर लोगे जिसको जब हम ए और बी रखें वैल्यूज, तो जो भी वैल्यू आए वो सेट बी का एलिमेंट हो। कितने लोग एक बार में पहली बार में सही बात समझ गए थे? बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोग। इजी है, बहुत इजी है, बस क्या है मिसकॉन्सेप्शन नहीं होने की, नहीं तो ऐसी के जैसी हो जानी, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या है, तो एक बार को पहले मैं थोड़ा आपके हेल्प कर देता हूं। हेल्प क्या कर देता हूं, ये इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, बेसिकली 2a माइनस बी का स्क्वायर और प्लस 3a माइनस बी बिलोंग टू बी, बात नहीं, बिलोंग टू बी में से आप a माइनस बी बाहर ले लो, तो 2 है ना, a माइनस बी प्लस 3 बिलोंग टू बी। हमें यहां रुको, सिस्टमेटिक नहीं रहोगे तो छूट जाएगा, ठीक है ना। कैसे सोचना चाहिए, अब a माइनस बी जो है हम यहां क्या क्या रख सकते हैं। तो पहली बात तो a माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स है, क्योंकि आप इनके एलिमेंट्स को घटा के ही तो a माइनस बी ले रहे हो, ठीक है ना। तो अब आप सोचो यहां a माइनस बी एक लिमिट से ज्यादा आप रख नहीं पाओगे, क्योंकि जानबूझ के आपकी आसानी के लिए b में ज्यादा बड़ी वैल्यू के एलिमेंट्स नहीं दे रखे, ठीक है ना। पहले ये कितने लोगों ने सोचा है ना। तो अब जरा सोच के देखो, यहां पर a माइनस बी के लिए हम इंटीग्रल वैल्यूज रखना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो a माइनस बी के लिए जैसे ही हमने इंटीग्रल वैल्यूज रखना शुरू किया, तो सबसे पहले 0 मस्त, है ना, फिर -1 1, तो -1 1 जब रख रहे हैं तो देखो क्या हुआ, -1 रखने पे तो ये ऐसे ही छूट गया, क्यों, क्योंकि वो क्या हो गया नेगेटिव, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। और 1 रखने पे हमने क्या पाया, ये 5 हो गया,
है ना, तो ये भी गया, ठीक है ना। फिर आते हैं -2 2, ठीक है, तो -2, तो -2 रखा तो बाहर -2 और अंदर -1, परफेक्ट, है ना। 2 रखा तो ये तो बहुत आगे भाग गया, और अब आगे रखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो -3 आ गया और अंदर कुछ मल्टीपल रहेगा। कॉन्फिडेंट? अब देखो, मैं हर बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन जब फ्रेम होगा तो तुम्हें स्टार्ट में फील देगा कि टफ है ना, लेकिन प्रॉपर जब उसकी समझ डेवलप कर लोगे लगेगा नहीं, ये तो ठीक है, इजी था, सही तरीका पकड़ना, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से फिर हमें क्या फील हुआ कि a माइनस बी कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज, दैट इज 0 एंड -2, ठीक है ना। अब बिना पेन यूज करे आंसर क्या हुआ, a माइनस बी 0 का मतलब a और b बराबर, तो a और b बराबर, तो यहां से 10 तो हो गए, 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। और जब -2 लेना है तो फिर आप जो है 2 का गैप रखोगे, नहीं, जैसे 1 के साथ कौन टिकेगा, 3, ऐसे ही 2 के साथ 4, वो भी रिवर्स ऑर्डर में, नहीं सॉरी, सही मतलब, ठीक है, 2 - 4, है ना। तो अब देखो ये कहां तक लास्ट शिफ्ट हो सकता है, 8 से 8 और 10, वो आखिरी होगा, नहीं, तो आपको इसके लिए क्या फील हुआ, 8, है ना। तो अपना जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 18। अच्छा, काउंटिंग प्रिंसिपल का ध्यान रखना, यहां सेंस क्या बन रहा है, और का, अरे a माइनस बी 0 और -2 दोनों में ट्रू है, तो क्या होता है, और का जब भी सेंस बने तो क्या करते हैं, प्लस, एंड का सेंस बनता है तो क्या करते हैं, इनटू, ठीक है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है द नंबर ऑफ non-empty equivalence relations, the number of non-empty equivalence relations on the set 1 2 3 is, ठीक है। बराबर, देखो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं a क्रॉस a, ठीक है ना, a क्रॉस a अपना लिख लेते हैं, ये अपना सेट a मान लिया, तो 1 1 2 2, बात नहीं करो 3 3 1 2 2 1, है ना, 1 3 3 1 और 2 3 3 2, ठीक है। अब देखो क्या है, इनके लिए तो चॉइस नहीं है, ये तो हर हाल में आएंगे, और ये जब भी आएंगे तो पेयर में आएंगे, ठीक है। अब देखो, तो इसमें क्या होगा, देखो हम एक रिलेशन लेते हैं 1 1 2 2 3 3, यहीं रोक दिया, ये है इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है, ये तो इक्विवेलेंस हो गया, सब हो गया ये, ठीक है। अब सुना, अब क्या किया, तो अब 1 1 2 2 3 3 के साथ कोई एक पेयर डालो, सुना, कोई एक पेयर डालो, ये भी हर हाल में ट्रांजिटिव होगा। कितने लोग एक बार में बात समझ गए, क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं समझे, इसमें देखो उल्टा सीधा ही तो चेक करना है, नहीं, तो 1 2 2 1 क्या आ रहा है, 1 1 2 1 1 2 क्या आ रहा है, 2 2, मस्त है, ठीक है ना। तो अब आप सोचो, इस तरह का एक और इस तरह के 3, चलो यहां अलग अलग लिख लेते हैं, इस तरह का एक, यहां कितने हुए, 3, जब हम कोई एक रख रहे होंगे, अब बहस किस पे करते हैं, कोई 2,
है ना। तो ज़रा देखो कोई 2 रखते हैं, बोलो नहीं 1 1 2 2 3 3, ठीक है ना, और 1 2 2 1 और 1 3 3 1, ये रख देते हैं, है ना। अब देखो यहां पर अभी जो प्रोसेस सिखाया था उसे चेक करते हैं, नहीं तो जरा देखो, ओके यहां 1 2 1 3 नहीं है, 1 3 1 2 नहीं है, बोलो 1 2 3 1 नहीं है, लेकिन 3 1 1 2, तो क्या होना चाहिए था 3 2, बोलो 3 2 होना चाहिए था, जो कि यहां नहीं है। तो यहां से हमें कुछ भी हासिल, और क्या फील हुआ कि अगर आप किसी 2 को एक साथ लोगे तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, हमेशा ऐसा एक एलिमेंट निकल के आएगा। तो इस वाले पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी से हमें एक भी नहीं मिला, मतलब यहां पर हम इसके लिए क्या बोल देंगे 0, ठीक है ना। एंड फाइनली कंप्लीट, है ना, मतलब एक ये पूरा का पूरा। तो फाइनली जो अपना आंसर आया वो क्या आया 1 + 3 + 0 + 1, एंड आंसर इज 5, आंसर इज 5, ठीक है। चलो एक आज का लास्ट लेते हैं। अभी इनफैक्ट आज ये कंप्लीट नहीं हो पाया, है ना, तो अभी PYQ स्टार्ट मत करना, एक बार मैं अपनी तरफ से सारी बातें बता दूं, तब फिर मतलब ऐसे स्टार्ट लोगी फटाफट अपने से सॉल्व हो जाए, तो आज स्टार्ट मत लीजिएगा, ठीक है ना। आज मैं आपको, सुनो ध्यान दो, बात नहीं, और इसका होमवर्क फिर कल रहा, है ना, एक बार कल पूरा कर लें फिर PYQ कर जाइएगा। साइलेंस एकदम साइलेंस। हाँ, द नंबर ऑफ रिलेशंस on the set 1 2 3, the number of relations on the set 1 2 3 containing 1, 2 and 2, 3, which are reflexive and transitive but not symmetric, ठीक है। अब सुनो मेरी बात फिर से, सबसे पहले वो एक क्रॉस से माइंड में ले आया करो। एक क्रॉस से यहाँ क्या हुआ 1 1 2 2 3 3, है ना, 1 2 2 1 1 3 3 1 और 2 3 3 2, ठीक है। ये अपना A क्रॉस A है। अब सुना, अब ध्यान क्या रखना है कि रिफ्लेक्सिव तो हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो अपने 3 जोड़े हैं, इनमें से कभी जोड़ा ना आए, मतलब अगर 1 2 आ रखा है तो फिर 2 1 के लिए कोई चॉइस नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या करते हैं, पहले देखते हैं, अच्छा हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये दोनों एलिमेंट्स मिनिमम हो, है ना। तो सबसे पहले तो मिनिमम क्या क्या रहना है वो देख लेते हैं, है ना। तो मिनिमम क्या क्या रहना है जरा देखना। तो एक तो 1 1 2 2 3 3, इनके लिए तो कोई चॉइस है ही नहीं, ठीक है ना। और सुनो, और क्वेश्चन के हिसाब से 1 2 2 3 चाहिए और ट्रांजिटिव भी चाहिए। तो एक तो 1 2 2 3 से ऐसे ही दिख रहा है, 2 2 सेम होता तो 1 3 भी। तो देखो मिनिमम ये 6 एलिमेंट्स तो रहने ही चाहिए, ठीक है ना। तो मिनिमम ये 6 एलिमेंट्स तो रहने ही चाहिए। एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक
अब सबसे पहले तो यहां चेक करते हैं कि ये जो लिखा है अगर यहीं घेरा डाल दें तो ये ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो है। अब ट्रांजिटिव के लिए जरा सोचो, इन पर मेहनत करनी होगी थोड़ी। देखना अभी सिखाया ही है 1 2 2 3, तो 1 3 चेक कर ही लिया, बोलो। अच्छा सॉरी 1 2 2 3, तो फिर 2 3 1 2 नहीं है, कॉमन है ना। फिर आते हैं 1 2 1 3 नहीं है, और 1 3 1 2 नहीं है। फिर लास्ट वाले दोनों, कितने लोग एकदम कॉन्फिडेंट हो इसमें, एकदम लल्लू है, ठीक है ना। अब लास्ट वाले 2 3 1 3 नहीं है, 1 3 2 3 नहीं है, मस्त एकदम। इसका मतलब अगर हम यहां घेरा डाल दें तो एक तो हो गया, ठीक है। अच्छा आप कहोगे सर ऐसे कैसे बार बार लिखना पड़ रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूं, पहले ही हम उस एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके कि चॉइस तो 8 ही है, उसी 8 में तो दिमाग लगाना है, तो इतनी पॉसिबिलिटी पर तो क्वेश्चन हो ही सकता है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पर इसके साथ अब हम क्या कर रहे हैं, अब एक्स्ट्रा कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये डालने का मतलब समझो जरा, सुना ध्यान से। तो जैसे ये 1 2 है ना, तो एक बार को इसके साथ 2 1 डाल के देखते हैं, है ना, क्योंकि इसके डालने से इसका सिमेट्रिक डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाकी ऐसे हैं मौजूद जिनका पेयर ना हो, बोलो, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके थ्रू ट्रांजिटिव में डिस्टर्बेंस आया क्या, है ना। तो ट्रांजिटिव में डिस्टर्बेंस अब फास्ट चेक करते हैं। यहां तक तो ऑल सेट था ही, बोलो ना, ठीक है ना। तो अब नया पेयर इसकी वजह से क्या इंट्रोड्यूस हुआ, देखो यहां से देखना शुरू करते हैं, ये वाला सीधा और उल्टा। तो 1 2 2 1 1 1 और 2 1 1 1 2 2, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। फिर ये वाला 2 3 2 1 नहीं है, 2 1 2 3 नहीं है, ये दिक्कत ही नहीं कर रहा, ठीक है। फिर ये वाला 1 3 2 1 नहीं है ना, और 1 1 2 1 1 3, तो 2 3 है। इसका मतलब परफेक्ट, अगर हम यहां घेरा डाल दें तो ये भी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसने आपको एक बात सिखाया कि जैसे 1 2 का काउंटर पार्ट डाला और दिक्कत नहीं किया, तो वैसे ही 2 3 का भी डाल सकते हैं, देखते हैं, रुको। तो यहां पर क्या होगा, देखो, मतलब इनमें से कोई एक फंसाएगा, है ना। तो देखो यहां से ये क्या होगा, 1 3 के साथ इस बार देखो 1 2 वाला कर लिया था, अब 2 3 वाला करके देखते हैं। तो 2 3 वाला करके देखते हैं, तो यहां क्या 3 2, अब बोलो यहां घेरा डालें कि नहीं, तो अब देखते हैं उसके लिए। तो देखो यहां से 1 2 3 2 नहीं है, 3 2 1 2 नहीं है, ठीक है। फिर 2 3 3 2 2 2, ठीक है, और 3 2 2 3, ठीक है, बोलो। और फिर ये 1 3 3 2 1 2, है ना, घेरा डाल दो, ठीक है ना। और इसके बाद अब एक कौन बच रहा, जब 1 3 को पलटे, ठीक है ना। तो 1 3 को पलटे तो नहीं, वो ये नहीं आएगा, देखना, क्योंकि वो बाद में घुसा है ना हमने, वो ये इसकी वजह से डाला है ना। देखो ये फंसा देगा, देखो ना, अभी बताता हूं कैसे। अब यहां घेरा डालें क्या, है ना। तो देखो क्या हुआ, अब देखो बारी बारी से, सिस्टमेटिक रहना, नहीं तो छूट जाएगा। 1 2 3 1, ठीक है, नहीं है, 3 1 1 2 3 2, जो कि यहां मौजूद नहीं है। तो देखो यहां 3 2 मौजूद नहीं है ना। तो इसका मतलब यहां घेरा नहीं डाल सकते। और अगर किसी दो को पलटने लगे तो फिर तो उसको प्रॉपर इक्विवेलेंसी होना होगा। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? दो में तो चॉइस फिर आएगा ही, है ना। तो इसका मतलब फाइनल जो अपना आंसर आया वो कितना आ गया, 3।